जनाब शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। 705 और 706 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ब्लू शर्ट, डार्क ब्लू शर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या चीज़? इतना ज़्यादा सियासी बयान क्या सीखा अभी तक? कल बारिश हो रही थी, भाई आए नहीं, आते साथ ही सैंपल गलत सेलेक्ट हो गया। द बॉय विद वाइट एंड रेड शर्ट। अब सारे चेक करेंगे किसने पहनी हुई है। इन भाई ने पहनी हुई है। सर, मॉडिफिकेशन के बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? रिपोर्ट को ख़राब किया जाए बिकॉज ऑफ सिर्फ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियल ही होती है? ये परवेसिव भी हो सकती है। ठीक है। द बॉय विद पाकिस्तानी शर्ट। यस सर, भाई को पता था। ये बताएंगे मॉडिफाइड ओपिनियन में और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फ़र्क है? ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन? मगर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर मॉडिफाइड ओपिनियन इज इक्वल टू मॉडिफाइड रिपोर्ट? ठीक है सर। स्कोप लिमिटेशन 3 वजह से होती थी। स्कोप लिमिटेशन की 3 रीजंस थी। सिर्फ मुझे उनके नाम बता दें। क्या स्कोप लिमिटेशन की बात हो रही है? चलें, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस 3 वजूहात से होती थी। वो 3 वजह बता दें। अभी ज़हन में नहीं आ रहा। ठीक है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा, क्या 3 रीजंस हो सकते हैं? थोड़ा सा ऊंची बोलना। अच्छा, या आपने वो बात कर दी कि सर इंडिया और पाकिस्तान में से कौन में जीतेगा? सर भारत। एक ही बात है। रीजंस बताएं 3। क्या 3 वजूहात हैं जिसके बिना पे स्कोप लिमिट आ सकता है? गए। स्कोप लिमिटेशन की 3 वजूहात बता दें। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। दूसरी बात, हाउ टू, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर हों, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरी बात, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर। ये तीसरी बात अगर कोई मुझे सुकून के साथ एक्सप्लेन कर दे, आता हूँ। पूरा सेशन हमारा ही चल रहा है यहाँ से वहाँ तक। कोई तीसरी बात अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, जो कैमरे के बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसने ऑडिटर को मजबूर कर दिया, उसके अपने कोई ऐसे रीजंस जिसकी वजह से वो उस टाइम पे एविडेंस हासिल ना कर पाया। ये क्वालिफाइड ओपिनियन हम 1 देते हैं या 2 देते हैं? मिस 2। तो 2 क्यों होती हैं? ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? वो ठीक बनी हुई है। ये किस में होती है? मिसस्टेटमेंट में या स्कोप लिमिटेशन में? ठीक है। और स्कोप लिमिटेशन में क्या होती है? हालात खस्ता हैं। स्कोप लिमिटेशन की क्वालिफाइड ओपिनियन में ऐसा क्या है कि हमने उसको अलग से लिखा हुआ? ऐसे क्या 1-2 वर्ड्स उसमें ऐड किए हैं हम लोगों ने?
जो उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं मिस स्टेटमेंट की क्वालिफाइड ओपिनियन से। सर स्कोप लिमिटेशन में जो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द क्वालिफाइड ओपिनियन गिवन इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। द पॉसिबल इफेक्ट्स, द पॉसिबल इफेक्ट्स। ये पॉसिबल इफेक्ट्स का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? मुमकिन जो हम ढूंढ ही नहीं पाए, हम जा ही नहीं पाए, हम उसको देख ही नहीं पाए, हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है। एम्फसिस और अदर मैटर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, जो किस में, किसके मुतालिक? वो तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होते, वो तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होते फाइनेंशियल्स के अंदर। हाँ, तो उसमें कुछ ऑप्शंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ मुझे 2 एग्जांपल्स दे दें, अदर मैटर की 2 एग्जांपल्स दे दें। आप करीब जा के वापस आ जाते हैं। और कोई भाई? अच्छा, वो विड्रॉ करना चाह रहा हो, लेकिन वो किसी वजह से विड्रॉ ना कर पाया हो। ठीक है, वो ये कहाँ पे बताएगा? अदर मैटर में। और दूसरी मिसाल कोई? पिछला ऑडिटर किसी और ऑडिटर ने किया हो, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने ओपनिंग के ऊपर इतना कोई ख़ास काम नहीं किया, वही हम काम पे बताएंगे अदर मैटर में। चेंज इन पॉलिसी एम्फसिस है। अच्छा जी, अगला सवाल, कैम और एम्फसिस में कोई से 5 फ़र्क हम लोगों ने कल बात की थी। हमारे पास 5 खातून मौजूद हैं, 1 बाय 1। कैम और एम्फसिस में 5 फ़र्क, कैम में और एम्फसिस में 5 डिफरेंस बता दें, एक एक सारे। ठीक है, एम्फसिस के अंदर जो हम बात करते हैं दैट इज़ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा, और कैम में क्या करते हैं? चलिए नेक्स्ट। अभी आपका पॉइंट इनवैलिड पे खड़ा हुआ है, पहला डिफरेंस बता दें। कैम में सिर्फ हम लोग डालते हैं करंट पीरियड की चीज़ें, और एम्फसिस में एम्फसिस के अंदर प्रायर और करंट पीरियड दोनों की चीज़ें आ सकती हैं। बस सेकंड डिफरेंस। कैम से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? नहीं होती है। और एम्फसिस से? क्या कैम से ओपिनियन ख़राब होती है? नहीं होती। बस तीसरा फ़र्क। कैम वो मैटर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी रिजॉल्व्ड हों। अच्छा, और एम्फसिस? वो रिजॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एटलीस्ट उन्होंने प्रेजेंट किया हो। बस चौथा फ़र्क नहीं दिया हुआ, पहले पढ़ा था। चलिए इतना बता दें, कैम का स्टैंडर्ड कौन सा? 700, 701, 705, 706, कौन सा? 701। और एम्फसिस का 6। क्या? ज़रूरी नहीं है, 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 हमेशा नहीं होते। हाँ जी, 2 फ़र्क मुझे अगर आप लोग और बता पाएँ। एक उस्मान भाई बताएंगे और एक वो भाई बताएंगे। एक फ़र्क आप बता दें। कैम से चलो, और कोई 3600 फ़र्क हैं कैम के और एम्फसिस के, कोई और बता दो। कैम के स्पेलिंग होते हैं KAM, उसके होते हैं EOMB।
ये हो गया फ़र्क, ये हो गया फ़र्क। वो लिस्टेड एज पर द लॉ कहना अच्छी बात नहीं है, नहीं। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में सिर्फ और सिर्फ आता है, दूसरी जगह पे आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं। सर डिस्क्लेमर के साथ कैम नहीं आता, बाकी के साथ एम्फेसिस वगैरह लग सकता है, ठीक है। ये वर्ड मटीरियलिटी क्या होता है? हाँ जी, अब आप फंस गए। ये वर्ड मटीरियलिटी क्या होता है? तो कोई से 3 मुझे अगर आप बेंचमार्क्स बता दें। नहीं, मैंने सिर्फ बेंचमार्क्स पूछे हैं, उसके परसेंटेज नहीं पूछी है। एक प्रॉफिट कौन सा वाला, प्रॉफिट आफ्टर या प्रॉफिट बिफोर? खैर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। नॉर्मली होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल एसेट्स और इक्विटी, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ठीक है, ओके। हाँ पूछो। दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। हाँ हाँ आ सकता है, मगर वो किसी और बात पे आएगा। अगर वो चीज़ इतनी अहम है कि आपको लग रहा है कि यूज़र को बतानी चाहिए और मैनेजमेंट ने अपने अकाउंट्स में शो की हुई, तो आप सिर्फ हाईलाइट करके आ जाएंगे कि भाई कम से कम वो वाला नोट जाके देख लेना। अभी करते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी सामने। अच्छा जी, कैम से कभी भी रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होती है। कैम किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कॉज नहीं करता। एम्फेसिस से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है मगर ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती। डन, चलें। क्या आप लोगों को ये मैप क्लियर है? इस मैप के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे अभी बता दें। किसी भाई को, किसी बहन को इस मैप में किसी भी तरह की कोई सिंगल कन्फ्यूजन है तो अभी बता दें, ताकि हम उसको पहले देख लें और फिर आगे चलें। जो एम्फेसिस है वो रिलेट्स टू, ठीक है, वो ऑडिट के बारे में हम कोई एक्स्ट्रा बात बताना चाहते हैं अपने ऑडिट को लेके, जो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं बताई हुई। कोई एक्स्ट्रा बात हम कन्वे करना चाहते हैं जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल, हमने इस दफ़ा एक कंपनी के फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया एज़ पर IFRS और एज़ पर US GAAP। US GAAP का क्यों किया? क्योंकि उसकी एक पेरेंट कंपनी थी जो कि US में थी, तो उन्होंने हमसे 2 फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाया। तो हम अपनी जो एज़ पर कंपनीज एक्ट वाली रिपोर्ट होगी उसमें बता रहे होंगे कि सर हमने एक और फाइनेंशियल्स का भी ऑडिट किया है जो कि आम लोगों के लिए नहीं है। बहुत है, बहुत। इस टेबल से कोई और सवाल नहीं, क्योंकि वो फिक्स है। ये कुछ इसके अलावा कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप बताना चाहते हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग योर ऑडिट, भाई आपको चलते ऑडिट से विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही थी मगर आप नहीं गए, अभी कहाँ पे बताएंगे? वहाँ बताएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने फेस की है ड्यूरिंग ऑडिट और आप चाहते हैं कि मैं अपने यूज़र तक वो बात पहुँचाऊँ, ये मैप क्लियर है। अकाउंटिंग का IAS 16 आता है, किस किस कॉजर हाथ खड़े करना? IAS 16 नहीं आता किसी को भी? अच्छा, IAS 38 आता, कौन सा है? IAS 10 आता, वो कौन सा? कौन सा? सबसिक्वेंट इवेंट्स। IAS 36 आता है, IAS 2 आता है, 37 आता है,
12 आता है? ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए, सुने मेरी बात, एग्ज़ाम में आप बैठे हों, आपको रिपोर्ट का कोई भी सवाल आ जाए, 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक, ये मैप की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एक अच्छी ग्रिप ऑन योर स्टैंडर्ड्स। कौन से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तीसरा, यू मस्ट बी एबल टू डिज़ाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन कि ऑडिटर उस वक़्त क्या क्या काम करने वाला है। कोई भी सवाल हो, ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप उस सवाल में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्या वो माइक को दे दो यार, माइक दे दो। आज आप उस सवाल में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये 3 बातें क्लियर हैं? एंड तक वैसे मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नहीं आ रही? लगा लेता हूँ। तो क्या हमें ये 3 बातें समझ आई हैं? ये वाला मैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कोर्स ऑफ एक्शन की डिज़ाइनिंग। हम लोग अपनी केस स्टडीज़ को कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करें 4 स्टेप्स के अंदर। नंबर 1, मटीरियलिटी। कभी कभी वो सवाल में गिवन होती है, कभी कभी सवाल में गिवन नहीं होती है। तो अगर गिवन है तो अच्छी बात है, और अगर गिवन नहीं है और उसने बेंचमार्क दिया हुआ है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। सेकंड, आपने इशू डिस्कस करना है कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल कौन से एरिया को टारगेट कर रहा है, किस तरफ आपको लेके जा रहा है एज़ पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और आपने डिज़ाइन करने हैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन, अपने प्रोसीजर्स। ये आप स्टेप 2 में भी कर सकते हैं, स्टेप 3 में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के सवाल की रिक्वायरमेंट आपसे क्या मांग रही है। फिर स्टेप 3 इज वंस अगेन मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे। स्टेप 4, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स अगर आपने मांगा है, और रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या क्या आएंगे। ये 4 स्टेप्स हैं। शुरू करते हैं। समर 22 हम लोग रीसेंट अटेम्प्ट से ही स्टार्ट करेंगे। समर 22। सर, इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस डिस्कस करें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। क्या मांग रहा है आपसे? रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, इंक्लूडिंग द चेंजेस दैट नीड टू बी मेड इन द रिपोर्ट एज इलस्ट्रेटेड बाय ISA 700। ये सवाल एक चीज मांग रहे हैं या दो कौन सी? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस मांग रहा है, और रिपोर्ट में कौन कौन सी चेंज कहाँ पे आएगी वो आपने साथ बतानी है। 7 नंबर के लिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। You are the audit partner in a firm of chartered accountants. Following independent matters for the year ended 31 December are present under your consideration. PEL had implemented a new accounting software. यहीं पे रुक जाएं। आपको क्या लगता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो टेस्ट कर सकता है? 38। उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया 2021 में। ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वॉज हरीड। बहुत जल्दी में इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, विच हैज़ रिजल्टेड इन टू न्यूमरस एरर्स इन द इन्वेंट्री, पेबल एंड रिसीवेबल मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर। जितनी जल्दी में काम किया तो 3 उन्होंने एरियाज को ख़राब कर दिया, इन्वेंट्री, पेबल और रिसीवेबल। PEL स्टाफ इज स्टिल इन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग द सॉफ्टवेयर डेफिशिएंसीज। अभी तक उसको काबू में नहीं कर पाए। द ऑडिट टीम हैज़ बीन अनएबल टू वेरीफाई द बैलेंसेस थ्रू ऑल्टरनेट मीन्स। कोई और हमारे पास ऑल्टरनेट मीन्स भी नहीं है। इन्वेंट्री, पेएबल, रिसीवेबल का जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 200 मिलियन, 150 मिलियन और 100 मिलियन रिस्पेक्टिव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बेंचमार्क दे दिया और नेट एसेट्स उसने दूसरा बेंचमार्क दे दिया। एक है 500 मिलियन का और एक है 1850 मिलियन का।
बताएं रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी। मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या ये क्वेश्चन किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ताल्लुक़ कर रहा है? कौन सा? IAS 38। मगर IAS 38 का सिर्फ उसने जिक्र किया है कि एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग का उससे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। हाँ, मसला कब आता? जब IAS 38 के मुताबिक कैलकुलेशंस या उसकी वैल्यूएशन में फ़र्क आ रहा होता, तो IAS 38 का इससे कोई ताल्लुक़ फ़िलहाल नहीं है। सर डिस्कस करें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। मुझे बताइए हमारे पास मटीरियलिटी कौन सी होगी, PBT या नेट एसेट्स? नॉर्मली हम लोग PBT को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आ गई मेरे पास 500 मिलियन की, 200 मिलियन, 150 मिलियन और 100 मिलियन। ज़रा निकालें। 200 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 और 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। एक का 40 आएगा, एक का 30 आएगा और एक का 20 आएगा। क्या एक अकाउंट हेड ख़राब हुआ है या तीन हो रहे हैं? तीन हो रहे हैं। क्या मैं इसको परवेसिव कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एरिया तक मुहित नहीं है, इसने 3 जगहों पे ख़राबी डाली हुई है, कन्फाइंड नहीं है, और इसका जो परसेंटेज आ रही है वो भी अच्छी खासी है, 40, 30 और 20 के ऊपर है। अच्छा जी, तो इट मीन्स कि हम लोग किसी भी तरह से ऑल्टरनेट मीन्स लगा के भी कोई एविडेंस हासिल नहीं कर पाए। क्या ये मिसस्टेटमेंट है? नहीं। ये क्या है? ये स्कोप लिमिटेशन है। ये क्या है आपकी? ये आपकी है जनाब स्कोप लिमिटेशन। और आपने कहा कि सर ये है परवेसिव लेवल की, ऐसा ही है? तो स्कोप लिमिटेशन हो, परवेसिव लेवल की हो, तो क्या आएगा? पहले आपने कोशिश करनी है कि मैं वहाँ से विड्रॉ कर पा रहा हूँ या नहीं। उसके लिए 2 शर्तें हैं, पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल। और अगर नहीं कर पा रहे तो हम डिस्क्लेमर दे देते हैं। सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ, सवाल ने आगे कहा है कि बताएं 700 की रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगी। क्या टाइटल ख़राब होगा? क्या एड्रेस ही ख़राब होगा? क्या ओपिनियन ख़राब होगी? क्या बेसिस ख़राब होगा? क्या कैम ख़राब होगा? कैम आएगा ही नहीं, कैम इसमें नहीं आएगा। क्या गोइंग कंसर्न का पहला ख़राब होगा? नहीं। क्या डेट ख़राब होगी? क्या साइन ख़राब होंगे? क्या एड्रेस ख़राब होगा? सर सबसे पहला आपके पास था स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या किया? आपने बेंचमार्क यूज़ किया PBT, और उसके मुतालिक आपने इन्वेंट्री के ऊपर, पेबल्स के ऊपर और रिसीवेबल्स के ऊपर उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज को वर्कआउट कर लिया। एक 40 था, एक 30 था और एक 20 था। द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट, और ये पूरी फाइनेंशियल्स के ऊपर छा रही हैं। इट मीन्स कि ये मटीरियल नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये है मेरे पास एक परवेसिव इफेक्ट रखने वाली ट्रांजैक्शन। स्टेप 2, आपने इशू बताया। आपने इशू बताया भाई मल्टीपल अकाउंट्स को ये चीज़ ख़राब कर रही है, मल्टीपल अकाउंट्स को ये चीज़ ख़राब कर रही है। और ये मिसस्टेटमेंट, और ये मिसस्टेटमेंट थी? नहीं। ये क्या थी? स्कोप लिमिटेशन। क्या उसने आपसे ऑडिटर के प्रोसीजर्स मांगे हैं? नहीं। तो आपने इसके अंदर कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं करना। नो प्रोसीजर्स हैज़ बीन आस्क्ड। स्टेप 3, क्या उसने आपसे आपका कोर्स ऑफ एक्शन मांगा? नहीं मांगा। स्टेप 4, मैनेजमेंट का रिस्पांस और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। मैनेजमेंट का रिस्पांस भी उसने आपसे डिमांड नहीं किया। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस में क्या आएगा? सर ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन। क्यों? क्योंकि वो अनएबल है टू ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसकी बेस पे वो अपनी ओपिनियन कायम करते, बिकॉज ऑफ अनडिटेक्टेड मसले। यहाँ तक लिख लेंगे? यहाँ तक चारों स्टेप्स के मुताबिक अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया? मटीरियलिटी निकाली। उसके बाद हम लोगों ने इशू देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या हमसे इसने कोर्स ऑफ एक्शन डिमांड किया या नहीं किया। क्या उसने हमसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिमांड की हैं? नहीं की। एंड में उसने हमसे मांगा क्या है? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। हाँ,
सॉल्यूशन ने इसमें एक एस्पेक्ट को जिक्र नहीं किया, दैट इज विड्रॉल। सॉल्यूशन में मुझे विड्रॉल नज़र नहीं आया, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 7 में से गालिबन 3 नंबर का ये वाला पोर्शन है जिसमें आपने ये 3 बातें लिखनी है। 7 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं। नहीं, 7 और 7 का अगला सवाल है, इसमें 2 सवाल हैं। एक आपसे कह रहा है कि बताएं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या है, और एक आपसे कह रहा है कि 700 के अंदर चेंजेस क्या हैं। तो 700 के अंदर चेंजेस आप लोग बताए बगैर आ जाएंगे एग्जाम से बाहर? नहीं ना। तो सर इसमें हाँ जी, ओपिनियन का बताएगा, ओपिनियन चेंज होता है। हाँ जी, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बताने से पहले आपको ये बातें तो करनी पड़ेंगी ना। नहीं, उसमें और चीजें भी तो आ सकती हैं। कौन सी? बेसिस भी चेंज हो सकती है। वो है एज पर 700 में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को लेके। इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बताएं कि रिपोर्ट पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। सेकंड पार्ट क्या है कि 700 की रिपोर्ट में हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं सर 700 की रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा। ये तकरीबन सेम होते हैं, वो ऑल्टरनेट वे में उसको यूज़ कर रहा होता है। नहीं, अगर उसने आपसे डिमांड किए तो वो 1 टाइम आएगा। सर मुझे ये बताइए, जब एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम करता है तो वो क्या क्या बातें करता है? 700 की रिपोर्ट को जब मैं चेंज कर दूंगा तो क्या मैं ओपिनियन का पैराग्राफ चेंज करूंगा? उसमें क्या बातें लिखूंगा? मैं ऑडिट करने के लिए गया था, आगे मुझे एविडेंस नहीं मिला जिसकी वजह से मैं कोई ओपिनियन पास नहीं कर रहा। क्या वो बेसिस को चेंज करेगा? बेसिस की हेडिंग चेंज हो जाएगी। बेसिस में कोई नई बात भी ऐड करेगा, उसकी रीज़न बताएगा, उसकी रीज़न बता रहा होगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आपकी किताब में एक सफ़ा होगा, ये सफ़ा है किताब में। सर उसने 3 बातें यहाँ से टेस्ट की हैं, ये 3 बातें कि हम लोगों को एंगेज किया गया था कि जाके ऑडिट करो। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो कि हम बेसिस में बता चुके हैं, हम लोग सफिशेंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल नहीं कर पाए, इसलिए हम किसी भी तरह की कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो 3 बातें तो आपने एज इट इज़ उठा के ये लिख देनी है। ये बात समझ आई? नहीं, बस ये 3 बातें लिखनी है आपने। क्या? अभी तो हम खड़े हैं ओपिनियन में, नहीं टाइटल में नहीं, खाली आपने बताना है कि उस पैराग्राफ में चेंज क्या हो रहा है। वो एक एक चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है कि 700 की रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आएगी, तो आपको हर पैरा के अंदर उसका रेलेवेंट चेंज बताना पड़ेगा। तो ओपिनियन के अंदर आपने 1, 2 और 3, ये 3 बातें एज इट इज़ उठा के लिख देनी है। याद है? क्लियर है? उसके बाद आए ज़रा बेसिस में, क्या हम लोग अमेंड करेंगे हेडिंग? और हेडिंग अमेंड करके नाम क्या करेंगे? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसके बाद हम उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी देंगे, ठीक है। क्या ये नॉन डिस्क्लोजर पे है? नहीं, तो ये चीज़ मैं माइनस कर दूंगा, ये मुझे लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। मगर इफ़ मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हम बेसिस के अंदर वो सारी की सारी रीजंस भी बयान करेंगे। तो ये लाइन भी आपने वहाँ पे लिखनी है। 4 बातें हो गई। उसके बाद अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो आप ये भी बताते हैं कि अगर इसके अलावा कोई और मसला होता जो कि किसी और तरह से मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन तक पहुंचा रहा होता, वो बात भी आपने बेसिस में उठा के मेंशन करनी होती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे चेंजेस के अंदर। सर उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लिखेंगे जो जो उसकी रेलेवेंट चेंजेस हैं, और आप ये भी बताएंगे कि डिस्क्लेमर के साथ कैम नहीं आता। तो मज़े की बात यह है कि सारे आंसर्स आपकी किताब में ऑलरेडी मौजूद थे और बच्चे एग्ज़ाम में फुल टाइम पैनिक कर रहे थे कि यहाँ पे लिखना क्या है। दिमाग में उस वक्त चीज़ें आपके नहीं आती, नॉर्मल है ये। आपने इतनी प्रैक्टिस ज़रूर करके जानिए कि सवाल की जो असल रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको समझ आए कि वो आपसे मांग क्या रहा है।
उसने बड़ी खामोशी के साथ दो बातें पूछी हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो आपको पता है कि स्कोप हमारा लिमिट हो रहा है और मैं उसको डिस्क्लेमर की तरफ लेके जा रहा हूँ, वो बात हमें पता है। मगर एग्जिस्टिंग 700 की जो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है उसमें मैं क्या क्या कहाँ कहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, वो सारी बातें आपने ये वाली मेंशन करनी है। ज़रा देखें इसका सोल्यूशन क्या था। क्या मांग रहा है? नहीं, मांगी भी नहीं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चेंज आएगा। हम कौन सी सारी की सारी बयान कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिफिक चेंज है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो सर, व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शैल स्टेट इन द ओपिनियन पैराग्राफ। ये बात हम लोगों ने पीछे देखी है। उसके बाद द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंस, ये बात भी हम पीछे अभी देख कर आए हैं। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, हम जो है वो उसकी सारी कहानी वहाँ पे बता रहे होते हैं, ये बात ही पीछे देख कर आए हैं। द ऑडिटर शैल अमेंड द ओपिनियन सेक्शन, उसका नाम शाम चेंज कर देगा, ये बात भी देख ली है। द ऑडिटर शैल ऑल्सो अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात भी देख कर आए हैं। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन, वहाँ पे 701 का कैम नहीं आता। तो सवाल के सोल्यूशन में जो 6 बातें लिखी हुई हैं सर, ये वही 6 बातें हैं जो कि अभी मैंने आपको यहाँ से हाईलाइट करवाई हैं। कहने का मतलब क्या है, जवाब आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। 7 नंबर यहाँ पे पक्के थे, 7 नंबर यहाँ पे पक्के थे, सिर्फ आप लोगों को सवाल समझ नहीं आया। तो सवाल में जो बहुत कॉमन चीज़ वो पूछता है दैट इज़ रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, वो आपको पता है। अगर आपको मैप क्लियर है ना तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आप बड़ी आसानी से उसको बता सकते हैं। प्लस जब वो सवाल को घुमाता है और उसमें कोई ऐसी अनोखी रिक्वायरमेंट डाल दे जैसे इंक्लूडिंग द चेंजेस दैट नीड्स टू बी मेड इन द रिपोर्ट एज इलस्ट्रेटेड इन 700, तो जो चेंज जहाँ जहाँ पे चेंज आती है जब हम लोग डिस्क्लेमर की तरफ जा रहे होते हैं, वो सारी चेंज आपने यहाँ पे मेंशन करनी थी। विद दैट आप 7 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलो 7 ना भी सही, 5 तक तो जा सकते हैं। 5 तो आसान है। चेंजेस के शायद 3.5 होंगे और 3.5 उसके होंगे। 6 बातें हैं ना चेंजेस में, तो अगर उसने 0.5 भी रखा हो तो 3 नंबर उसके होंगे और 4 नंबर ऊपर इम्प्लीकेशंस के होंगे। तो ये गालिबन 4 + 3 हो सकता है यहाँ पे। नहीं, हम क्यों करेंगे? क्या सवाल में कोई ऐसी बात आपने देखी है जिससे हम एम्फेसिस या अदर मैटर निकाल पाएँ? नहीं, सवाल सिर्फ किसका है? डिस्क्लेमर का। और उसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे चेंज आएगी वो अभी मैंने आपके सामने दिखा के उसको प्रूफ भी कर दी कि 3 चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, फिर यहाँ पे चेंज होगी, फिर वहाँ पे चेंज होगी और नीचे एंड पे 2 लाइनें चेंज होती हैं। अच्छा, यही सवाल हो, बात सुने, यही सवाल हो और मसला हो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का, क्या स्कोप लिमिटेशन होगा या मिसस्टेटमेंट होगी? और अगर सवाल आपसे कह दे कि वो ऐसा मसला है जो कि एडवर्स लेवल का है, तो बताएं रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज करेंगे। तो अब मुझे बताइए इस पेज से क्या क्या चीज़ें आप लिख पाएंगे। सबसे पहले ये वाली बातें आएंगी, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद आप बताएंगे कि हम इसकी हेडिंग को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया था, इफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रिजल्ट इनटू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये सारी कहानी मुझे वहाँ पे उठा के लिखनी पड़ेगी। उसके साथ क्या मैं ये बात करूँगा, क्या एडवर्स के साथ कैम आता है? आता है, तो मुझे ये भी माइनस करना पड़ेगा। मगर क्वालिफाइड और एडवर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चेंज आएगा, मुझे ये लाइन उठा के लिखनी पड़ेगी, मुझे ये लाइनें उठा के लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो ICAP ने जब ये सवाल पूछा, बच्चे सीरियसली लिटरली पैनिक थे। वापस आके भी बच्चों के होश उड़े हुए थे कि सर पता नहीं उसने क्या पूछ लिया था। वो चीज़ें आपके सामने मौजूद थी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख कर आ गए उसके कोर्स ऑफ एक्शन जो कि उसने डिमांड ही नहीं किए थे। तो सवाल की नब्ज़ को पहले आप लोगों ने समझना है कि वह पूछना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा सांस लेके जवाब को प्लान करके फिर आपने उसको कागज़ पे लेकर आना है। डन?
डन, पूछें। सर ये जो यूनिट मेथड है तो ये हर फोटो में नहीं आएगा नहीं, तो सर ये इसको बताना कि अगर डिस्क्लेमर को फीलिंग आता है कि यूनिट मेथड नहीं आएगा तो ये सबसे बात डिस्क्लेमर के साथ तो उसने आना ही नहीं है, आना ही नहीं। तो ये आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा बात भी होती है नहीं, कि दूर की हुई है उसने कहा 700 की रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, तो कैम क्या लिस्टेड में आता है? क्या ये ऑडिट एक लिस्टेड कंपनी का था? तो क्या हम अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड पे गए हैं? क्या मॉडिफाइड से हम लोग वो डिस्क्लेमर पे गए हैं? क्या वहाँ पर आता है? नहीं आता। तो ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सर ये फिर लिखेंगे किस जगह क्या की यूनिट मैटर आता नहीं है इसके आपने लाइन से ये सारी बातें मेंशन करते जानी है। नहीं रिपोर्ट में कहाँ पे आएगा? रिपोर्ट में कहाँ पे आएगा? रिपोर्ट में वो वाला पैराग्राफ ही नहीं आता। रिपोर्ट में कैम का सेक्शन आता ही नहीं। हम उस रिपोर्ट में कैम के सेक्शन को बिल्कुल ही माइनस कर देते हैं। डन। एक सेकंड, 7 नंबर थे। कौन कौन अब ये कह सकता है कि 7 में से मैं 4 नंबर हासिल कर सकता हूँ? पहले 4 वाले ज़रा मुझे बताएं कौन कौन है। 5 वाले, अब तो वाकई में आप कहेंगे, अब तो आपके सामने आ गई गेम, मगर गेम अभी भी आपके सामने नहीं आई है। ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी बोर्ड से दिखाया है, लिखना अभी भी आपने है। 50% मैंने आपका सवाल क्लियर कर दिया है, 50% सवाल आपका लिख के क्लियर होगा। ये बात समझ आई? ये 7 नंबर पल्ले पड़ गए हैं। आगे चलें। सर ये बेंचमार्क चूज कैसे करेंगे? बेंचमार्क चूज कैसे करेंगे? पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे बेंचमार्क्स एक रूल ऑफ थंब है, स्टैंडर्ड इसके ऊपर बस आपको बताता है कि ये बेंचमार्क्स हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब ने बहुत तंग आके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए कि आपको मेल करते थे कि सर बताएं हम लोग बेंचमार्क सवाल में चूज़ कैसे करें, परसेंटेज कौन सी लगाएं, क्योंकि कभी एग्जामिनर अपने सोल्यूशन में लगाता था 10%, कभी 5%, फिर 10%, फिर 5%। उसकी अपनी जजमेंट होती थी, उसकी अपनी जजमेंट होती थी। स्टैंडर्ड ने कभी भी कोई परसेंटेज हमें नहीं बताई है, उसने छोड़ दिया हमारी जजमेंट के ऊपर। तो पहली बात तो ये कि बेंचमार्क्स में अगर 2 गिवन हो, तो अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये बाकी उससे थोड़ा सा ज़्यादा अफजल है, इसको आपने उठा के यूज़ कर लेना। ये नॉर्मली यही यूज़ होता है। हाँ, अगर ये नहीं है या कंपनी का पहला साल है ऑपरेशंस का, तो हम कोई और बेंचमार्क यूज़ करते हैं। अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ द आइडियल बेंचमार्क जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसकी परसेंटेज क्या लगाएं? 5 लगाएं, 10 लगाएं? चैप्टर 3 में 320 के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, उसको आप एग्ज़ाम में तो यूज़ कर सकते हैं, और मगर इसको ये नहीं कहना कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मगर चले आपको एक गो हेड मिल गया है कि भी 5% मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो इस तरीके से। सर आपने कहा था कि हर बेंचमार्क की अलग-अलग कैलकुलेशन, हर बेंचमार्क की अपनी अपनी है। नहीं उसी क्वेश्चन में ये भी 2 बेंचमार्क हैं, तो कह रहे थे दोनों की दोनों कर लें, उसके मुताबिक भी अगर आप लें 5%, तो ये तब भी परवेसिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अकाउंट में नहीं है, 3 अकाउंट्स पे जा रहा है। ये 3 हेड्स को ख़राब कर रहा था, इन्वेंट्री को भी, रिसीवेबल को भी और पेएबल को भी। तो ये अपने अंदर ऑटोमेटिकली क्या था? परवेसिव। सर सवाल का जो पहला पार्ट है उसमें तो समझ आ गया, मगर उसमें हम वो काम भी करते हैं कि हम मैनेजमेंट से पहले जाके डिस्कस करेंगे। उसने आपसे मांगा ही नहीं है, अच्छा मांगा ही नहीं। क्या उसने आपसे कहा कि मुझे कोर्स ऑफ एक्शन बताएं? अच्छा नहीं कहा उसने। तभी अगर आपने गौर किया हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट आस्क्ड बाय क्वेश्चन सो नथिंग टू राइट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या मांगा है? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, वो आपने उठा के मेंशन कर देनी है आफ्टर दिस मटीरियलिटी। डन। ये निकालनी ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि मटीरियल है या परवेसिव है। बीच वाले स्टेप्स वो खा गया, सिर्फ आपसे पूछ रहा है रिपोर्ट के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। डन सर। नेक्स्ट पे चलें, पहले फिर आता हूँ वापस सवालों पे। योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ अ रिटायरिंग ऑडिटर। क्या आप कंपनी का ये वाला ऑडिट फर्स्ट टाइम करने के लिए जा रहे हैं? ये बात अपने माइंड में रखनी है। फॉर स्मार्ट फुटवेयर, ये आपकी कंपनी का नाम है जिसका आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। SFL owns number of retail outlets across Pakistan and many of them were acquired on rental basis।
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ अडॉप्टेड IFRS 16, ये कौन सा होता है? लीज। द ऑडिट टीम हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स to review the adjusting entries made in the financial statements to reconcile the changes in accounting policy of operating lease. The matter was discussed in detail in the audit committee meeting. Your team has included the details about adjustments and impact on financial statements in the board letter. सवाल वही है, बताएं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं और 700 में क्या क्या कहाँ पे चेंज आएगी। क्या ये सवाल आपको लग रहा है कि किसी तरह की स्कोप लिमिटेशन दे रहा है? क्या कोई मिस स्टेटमेंट नज़र आ रही है? तो ये सवाल क्या रहा है? कि सवाल किस बारे में है? अगर इस सवाल में मिस स्टेटमेंट नहीं है, अगर इस सवाल में स्कोप लिमिटेशन नहीं है, तो फिर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस किस चीज़ का वो पूछ रहा है? अदर मैटर, की ऑडिट मैटर। कौन सा की ऑडिट मैटर, कैसे कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा? वो जो उन्होंने काम कर दिया वो काम सही किया हुआ है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं? सवाल मेरा ये है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या है? कैम है, किस चीज़ पे कैम है? कि उसने IFRS 16 के मुताबिक जो काम किया है वो सही है और रिजॉल्व काम किया हुआ है। क्या कुछ और भी बताएंगे? अदर मैटर, किस चीज़ को लेके? आप उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए पहली दफ़ा गए हैं, तो ये चीज़ आपको अदर मैटर में बतानी पड़ेगी। तो इसमें 2 दफ़ा आपको इम्प्लीकेशंस बतानी है, एक कैम में क्या क्या आएगा और दूसरा अदर मैटर में क्या क्या आएगा। एम्फसिस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो कि कम्युनिकेटेड है, रिजॉल्व्ड है और कंपनी ने नई पॉलिसी को लगाया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम उसको बताएं। अकाउंट्स की हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हम उसको फेंकें एम्फसिस के अंदर ही। जो कैम में क्वालिफाई करती है बेटर है कि उसको उठा के कैम में डाल दें। इसके नंबर हमने जस्टिफाई तो नहीं ना करने, उन्होंने करने हैं। बेशक सवाल का जवाब 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो और उन्होंने आपसे मांगे हो 10 नंबर, आप लिख दें। आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि 3 लाइनें हैं या 4 हैं। जितना मांगा है आपने उतना लिख के आ जाना है, चाहे कम मांगा हो चाहे ज़्यादा मांगा हो। नहीं, 2 नहीं बनते, ज़्यादा बनते हैं। सर, The matter of application of IFRS 16 is significant क्योंकि ये बहुत सारी रिटेल आउटलेट्स पे इसने अप्लाई कर दिया है। इशू क्या है? The changes in accounting policy and related adjustments have taken considerable time. उसका टाइम उसने लिया है, तो ये कैम के लिए क्वालिफाई चीज़ कर रही है। The matter was also discussed and brought to the knowledge of the 2 charge with governors। एक और पॉइंट मेरा पूरा हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या उसने मेरे से कोर्स ऑफ एक्शन डिमांड किए? नहीं किए, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स मांगा है? नहीं मांगा, ये भी ख़त्म हो गया। अब आए इसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पे। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स द ऑडिटर विल ऑडिट द मैटर ऑफ IFRS 16 एज कैम, और वो ऐड करेगा अदर मैटर पैराग्राफ जिसके अंदर वो ये बता रहा होगा कि हम लोग इस कंपनी को ऑडिट करने के लिए फर्स्ट टाइम आए। बस आपस की बात एक चीज़ सोच के बताएं, एक नॉर्मल शेयर होल्डर जिसको इतना आइडिया नहीं है और ऑडिटर एक कंपनी ऑडिट करने के लिए फर्स्ट टाइम गया, तो लाजमी बात है कि उसने अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करना ही करना है और बाकी चीज़ें सब कुछ सही हैं। रिपोर्ट ख़राब करना क्या जस्टिफाइड लगता है आपको? रिपोर्ट तो मॉडिफाई हो गई है। यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि मॉडिफिकेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि रिपोर्ट आपकी ख़राब है, अनलेस के ओपिनियन मॉडिफाई हो रही हो। तो अगर आपको ये सेंस है तो दिस डिजर्व्स अ क्लैप। क्या कल बताया था? चलो अच्छी बात। हाँ, उनके लिए बजा देते हैं, दोबारा बजाएं। सर, ऑटोमेकिस
हाँ अच्छा करें 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 अच्छा पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ जी, इससे पहले या उससे पहले? पहले वाला, पहले वाला। बता दें। अब ये इसमें से है ना जो सेकंड क्वेश्चन था? हाँ सेकंड क्वेश्चन। अच्छा हमने अदर मैटर को ऐड किया, हमने कैम ऐड किया और ओएमपी ऐड किया, ठीक हो गया सर। कह दें आप अजम्पशन लेके रेफरेंस दे के बात पूरी कर सकते हैं। हाँ अगर आप उसके बेस बना सकते हैं तो, अदरवाइज इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका नॉर्मल वो 5% उठा के यूज़ कर लें ना। आ जाएं ऑर्डर मेकर्स पे। सर यू आर द ऑडिट मैनेजर, अस्तगफिरुल्लाह, इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे वो मांग रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स, तो तैयार है? मैंने हर एक को पकड़ पकड़ के पूछने हैं। और क्या पूछ रहा है? डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। सर यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और मुद्दा क्या है? इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ EPL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ₹100 million रिलेट्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 100 मिलियन का उठा के उसने कहाँ पे डाल दिया है? PP में। IAS 16 आता है किसी को? आप याद रखिएगा। योर टीम हैज ऑब्जर्व्ड दैट द लास्ट कॉस्ट जो उस पर इनकर हुई थी वो हुई थी 30 अप्रैल को। हाउएवर इट वाज पुट टू यूज फ्रॉम 1 अगस्त। हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड क्या है? लिखा नहीं हुआ? ऐसे ना करें। सवाल को जब आप पढ़ें तो ज़रा आंखें खोल के, कान खोल के, और साथ साथ उसको अंडरलाइन किया करें ताकि आपको दोबारा से पढ़ने की ज़हमत करनी ना पड़े। सर 30 अप्रैल, 1 अगस्त और 30 जून, सवाल में 3 डेट्स आ रही हैं। सवाल में 3 डेट्स आ रही हैं, और इस तरह का सवाल आप नॉर्मली FR1 में किया करते थे। And therefore no depreciation has been charged at the year end. The useful life उसने हमें बता दी कितनी है? 10 साल। और इसमें बेंचमार्क आपको दे दिया, PBT कितना है? 150 मिलियन। सर पार्ट बी पहले करते हैं, पार्ट ए बाद में करेंगे। मुझे बताइए रिपोर्ट पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी, मगर उससे पहले बताइए इसकी अकाउंटिंग का क्या करना है हमने। ये 100 मिलियन को मैं क्या करूं? ये 100 मिलियन को मैं क्या करूं? ये 100 मिलियन को क्या मैं कैपिटलाइज करूं या ना करूं? पहला सवाल है। IAS 16 क्या कहता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 100 मिलियन का आ रहा है, क्या मुझे इसको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वो अवेलेबल फॉर यूज हुआ? सवाल दोबारा पढ़ना, सवाल दोबारा पढ़ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? मुबारक हो, आप FR1 का एक आसान सवाल, अगर ये अकाउंटिंग में आता आप वहाँ भी मार खा जाते हैं। खा गए आप लोग मार। आपने कहा कि हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। 100 मिलियन को क्या मैं कॉस्ट में ऐड करूं? कर दूं? कर दिया ऐड। कब करूं ऐड? 30 जून को करूं, 30 अप्रैल करूं या 1 अगस्त करूं? 30 अप्रैल या 1 अगस्त? कोई 1 अगस्त वाला है मेरे पास? कोई 1 अगस्त वाला है मेरे पास?
पक्की बात है, दोबारा सोच लें। दाव पे आपकी इज़्ज़त, FR1 की इज़्ज़त दाव पे है, मुझे वो है ही नहीं, इज़्ज़त ही नहीं है। ठीक है, पक्की बात है, कर दूं लॉक? सही कह रहे हैं आप लोग। अब 100 मिलियन को मैंने इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाना था, बना दूं? कब बनाया? 30 अप्रैल को। उसके बाद कुछ और करना है इस पर मैंने, इसकी मैंने क्या चार्ज करनी है? डेप्रिसिएशन। कितने साल की करूं? 2 महीने कहाँ से काउंट करूंगा? मई और जून। तो क्या आएगी वैल्यू? वो बाद की बात है, वैल्यू क्या आएगी? मैं आपको याद करवा दूं कि आप लोग अकाउंटेंट्स हैं और आपके पास एक अदद कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं फिर से याद करवा दूं कि आप लोग कौन हैं? अकाउंटेंट्स हैं, एंड आई अज्यूम कि आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। उसको खोलना भी होता है, सिर्फ पास रखा हुआ है तो इस काबिल वो नहीं है। कैसे निकाली जरा मुझे बताएं, मुझे नहीं आती। 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, आंसर क्या आएगा? 1.67 क्या मिलियन? अच्छा, ये कितना है? ये कितना है? मटेरियल है, इममटेरियल है, इस बात को मानते हैं? अब ज़रा मुझे बताएं इम्प्लीकेशंस कहाँ पे क्या क्या आएंगे। अभी तक आपने सिर्फ इसकी अकाउंटिंग की है, अब आप ज़रा मुझे बताएं कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें कैसे कैसे आप लिखेंगे, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या आएंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पक्की बात है, कोई नहीं आएंगी, फिर सोच लें। शामिल तो अब कर रहे हैं, 30 को कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज, मुंह से कह रहा है। तो हमने पर उसको कॉस्ट का पार्ट बनाया, बना के 2 माह की चार्ज कर ली। सर सवाल था रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस का मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं आएगा, पक्की बात है। 150 का 5% क्या होगा? 7 पॉइंट। ये आगे मेरी क्या? मटीरियलिटी। ये क्लियर है? अच्छा, इशू क्या था? EPL should start depreciating the asset when it is available for use and not when it's for put to use. If it is established that the asset has been completed before year end, सारी बातें कर रहा है। कौन सी भला? IS 16 की FR1 वाली अकाउंटिंग की बातें कर रहा है। क्या इशू? बता दें, बताने में क्या। अच्छा, क्या उसने आपसे एक्शंस मांगे हैं? इस पे बात में आएंगे। हाँ जी, 1.67 आपने कहा था, मैंने इसको भी यहाँ पे वर्कआउट कर दिया, निकाल दी। क्या ये 7.5 से कम है? कम है, अच्छी खासी कम है। तो रिपोर्ट पे मेरा कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हम कौन सी ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मगर क्या ये अपने अंदर एक मिस स्टेटमेंट है? तो इसका क्या करेंगे? इसको लिस्ट ऑफ अनकोरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के अंदर ऐड कर लेंगे और ऑडिट एंड पे देखेंगे कि क्या उसका एग्रीगेट मेरे बेंचमार्क को क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो ये बात आपने लिख के आनी है, लिखाएंगे, पक्की बात है। अब बातें करते हैं एक्शंस की। 10 नंबर के थे, ये 8 नंबर आपके पूरे हो गए हैं। वही केस है, मगर क्या हो रहा है कि मेरा बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो मिसस्टेटमेंट है मगर वो मटेरियल नहीं है, इममटेरियल है। बिल्कुल। अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। ये हम लोगों ने बात कर ली है। अब आए ज़रा ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। हाँ जी, 10 नंबर है आपके पास। मुझे आपसे 10 बातें चाहिए। हमारे पास 10 हजरात जो इकट्ठे बैठे हों, 3, 6, 8, 11, कोई बात नहीं, हम एक को माइनस कर देंगे। आपको मैंने एग्जाम्ड किया, आपसे स्टार्ट करते हैं।
पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मैनेजमेंट से क्या कहूँ? ऑडिट वो बताना है आपने, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा शुरू से बताएं ना, आप तो बीच में से मुझे एक पॉइंट निकाल के देने हैं। इसको सोचें कि आप एक ऑडिट करने के लिए गए हैं, सवाल है, आपको 3-4 बातें खुद से बता दी हैं, डिज़ाइन करें प्रोसीजर्स, दिमाग का इस्तेमाल करें। पहला काम सबसे पहला क्या करेंगे वहाँ पे आप? ये बात कंफर्म है कि पहले ज़रा मैं इनसे पूछ लूँ, उनसे मांग लें डॉक्यूमेंटेशंस रिगार्डिंग पीपी का स्केड्यूल मांग लें और उसको पकड़ के एवेलुएट कर लें। सर नेक्स्ट पॉइंट, नहीं पीछे वाले भाई, उसकी वैल्यूएशन देख ली, उससे क्या मुझे मिलेगा? डेप्रिसिएशन का रेट नहीं, उसने क्या हमें क्या दिया हुआ है? यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ उसने किस मेथड के मुताबिक निकाल के दी है, उसके पीछे की उससे लॉजिक पूछ लें। सर तीसरी बात कर दें। हाँ जी, आप ही बैठे हुए पीछे। ये जो 100 मिलियन है, क्या ये वाकई में एक कैपिटल खर्चा है, था भी या नहीं था? इस चीज़ को कौन वेरीफाई कर रहा है? सवाल ने तो आपको वेरीफाई करने के लिए कुछ कहा ही नहीं, बट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये रेवेन्यू का खर्चा तो नहीं था। ये क्या होता है रेवेन्यू का खर्चा? खर्चे होते हैं 2 तरह के, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। दोनों में फ़र्क क्या होता है? नहीं, कैपिटल वन ऑफ होते हैं, चलो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मगर वो एसेट्स का पार्ट बनते हैं, और रेवेन्यू वो हमारे एक्सपेंसेस में काउंट हो रहे होते हैं। सर चौथा पॉइंट क्या डिस्क्लोजर करो? बताएं क्या लिख कर आएंगे आप एग्जाम में? हैं? वैल्यूएशन का डिस्क्लोजर क्या करूं उसके साथ में? उसको चेक कर लूं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, किससे पूछूंगा? ठीक है सर, अगला पॉइंट। हाँ जी, आप ही की बात हो रही है, आप ही बैठे हैं इस लाइन में। अगली बात क्या? नहीं बताना, नाराजगी कोई? सर अब आप 2 बातें बताएंगे। हाँ जी, एसेट की यूजफुल लाइफ की बात हम लोगों ने इन भाई ने पहले कर दी थी, तो अब 2 बातें अभी भी कायम है। और इस तरह करेंगे कि डेप्रिसिएशन चेक कर लेंगे कि एसेट अवेलेबल और यूज हुआ तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया। डेप्रिसिएशन चले, मान लिया आपका पॉइंट। दूसरा फिजिकल जाकर देखने के वाकई में मौजूद भी है या नहीं। क्या? आगे बात मेरे तक पहुंच नहीं रही प्रॉपरली। सर सबसे पहले आपने इंक्वायर करना है फ्रॉम मैनेजमेंट कि ये एसेट कब से अवेलेबल फॉर यूज़ था। उसके बाद आपने उस इंजीनियर का कोई सर्टिफिकेट लेना है। ये कौन होगा? उनका बुलाया हुआ एक्सपर्ट, जिसने ये कहा है कि वाकई में ये एसेट अब अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया है। तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ना आपके पास, तो वो उससे रिसीव कर लें। क्या? मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लें और उसके एक्सपर्ट को बुला के उससे भी पूछ लें, दोनों को आपस में कोलैबोरेट भी कर लें। 2 बातें कर सकते हैं आप एक पॉइंट को 2 में कन्वर्ट करने फ़ायदा आप ही का ही है, उन्होंने भी किया होगा। रीड द मैनेजमेंट मिनट्स, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कब प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है। ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, उसने फिर से एक ही बात कर दी है। इंस्पेक्ट करें परचेज इनवॉइस, रिव्यू करें ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली बात हमने वो कर ली थी। रेवेन्यू और कैपिटल को अलग से उसने सेग्रीगेट किया या नहीं किया। रिव्यू कर लें उसकी यूज़फुल लाइफ। तो जितनी बातें सवाल में हैं उसने घुमा के फिर से आपसे वही बातें की हैं, और इन हजरात में से मेजॉरिटी ने कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी बताई हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। सर नहीं, हम तो नहीं ना बता रहे। हाँ, अगर बता रहे हैं तो फिर हम जा सकते हैं। आप बात कर रहे हैं कंप्लीट सब्सटेंटिव वाली, उसकी बात कर रहे हैं, सब्सटेंटिव की बात कर रहे हैं।
रिस्पॉन्स क्या आएगा? हाँ, रिस्पॉन्स वगैरह बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ जी सर। नहीं, वो इररिलेवेंट है, बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमारे सामने मौजूद है। हाँ, हमें मसला कहाँ पे आ रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस पे नहीं है, उसकी वैल्यूएशन पे है। तो उसके मुताबिक आप सारी बातें यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे। सर वो प्रोसीजर आ सकते सर इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, उसमें कितना मटेरियल, कितना कर सकते हैं, लेबर कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू उसने निकाली है 100 मिलियन, वो वाकई में 100 मिलियन है भी या नहीं, ये बात आप लिख सकते हैं। हाँ जी। सर क्या ये वाला पॉइंट आ सकता है कि मैनेजमेंट से वो कहेगी इसको जो रीवैल्यू करो और खुद भी वो नहीं, रीवैल्यू वाली बात तो यहाँ पे वो कर भी नहीं रहा आपसे। नहीं, डेप्रिसिएशन है उसे निकालनी है। हाँ, उसके रिकैलकुलेट करना 2 महीने की निकालनी है, वो तो आप खुद भी निकाल देंगे। ये पॉइंट बनाया सिर्फ आपने, वो पॉइंट था नहीं। उसी में जाता है, एक एसेट आपका बन रहा है वो पीपी में जाएगा ना। सर ऑटोमेकिस का दूसरा सवाल, कैफे क्या नाम करूँ उसका, मैं क्या है ये, CEL, कैफे इलायची प्राइवेट लिमिटेड। CEL operates a chain of cafes in Pakistan. Before the year end, a large number of customers complained about food poisoning, possibly as a result of eating at the cafe. Some of the customers have taken legal action against CEL, and out of court settlement with these customers is also under process. No information has been provided in this regard in the draft financial statements. Requirement again वही सेम है, मुझे बताइए अकाउंटिंग का मसला कहाँ पे आ रहा है? अकाउंटिंग में क्या बात करेंगे यहाँ पे? क्या कोई अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड मेरा हिट होता मिस कोई है यहाँ पे? IAS 30 कहाँ पे लग रहा है ये? कहाँ पे? लीगल केस में और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में। ठीक है मिस, ये बता दें कि व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस? बताएं, कोई भी बता दे। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी, कहाँ कहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट में उसका इम्पैक्ट लेकर आएंगे? ये क्या मल्टीपल अनसर्टेनिटीज में आ सकता है? यस और नो? यस और नो? आप लोगों ने इस तरह की एक एग्जाम्पल क्लास में कवर की होगी, ये तकरीबन वही सवाल है, मगर सॉल्यूशन ने इसको उस तरह से डील नहीं किया हुआ। सॉल्यूशन ने इसको गोइंग कंसर्न से ताल्लुक़ इसका नहीं जोड़ा। उसके अलावा, उस सोच के अलावा मुझे कोई और बात बताएं। बताएं। एक कैफ़े है जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है। ईयर एंड से पहले बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन की है कि आपके खाने में फूड पॉइजनिंग से हमें हो गया है, बताएं कि क्या क्या करना पड़ेगा। लीगल एक्शंस भी कुछ लोगों ने ले लिया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो रही है, और अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स में मौजूद नहीं है। पहले मुझे ये बताएं कि एक चीज़ ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स में अवेलेबल नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? ये मिस स्टेटमेंट है। अगला सवाल, इमटेरियल काउंट करूँ, मटेरियल काउंट करूँ या परवेसिव काउंट करूँ? इमटेरियल करूँ, मटेरियल करूँ या परवेसिव करूँ? तीनों नहीं लिखते, 2 लिखते हैं हम, फिर इमटेरियल को साइड पे कर देते हैं। तो अगर मटेरियल है तो क्या होगा, और अगर परवेसिव है तो क्या होगा? क्या होगा? एक तरफ क्वालिफाइड होगी और एक तरफ एडवर्स होगी। अच्छा, क्या इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल्स में आना चाहिए? क्या ये क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर काउंट होता है? वो क्या होता है? जिसमें अमाउंट्स नहीं होती हैं, जिसमें हम लोग उस कहानी को बयान कर रहे होते हैं कि किस वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। तो नॉट गिविंग अ डिस्क्लोजर ऑन द क्वालिटेटिव मटीरियलिटी रिजल्ट्स इनटू मिस स्टेटमेंट। याद है मिस स्टेटमेंट की 3 वजूहात थी। अकाउंटिंग पॉलिसी सही से लगाई ना हो, सही से सिलेक्ट ना की गई हो, या डिस्क्लोजर्स में मसला हो। तो ये तीसरी बात यहाँ से वो टेस्ट कर रहा है
कि अकाउंटिंग पॉलिसी तो साइड पे रखो, डिस्क्लोजर ही अवेलेबल नहीं है, और ये वो वाला डिस्क्लोजर है जो कि आना चाहिए था। एक क्वालिटेटिव बात कर रहा है जिससे आपकी एंटिटी को ख़तरा है। तो ये बात आपने बतानी थी कहाँ पे, फाइनेंशियल्स में या रिपोर्ट में? फाइनेंशियल्स में। अब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड द डिस्क्लोजर, मगर क्या है, नहीं है। इशू क्या था, इफ CEL डज नॉट डिस्क्लोज दिस मैटर इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, हम इसको परवेसिव भी बना सकते हैं जब हम उसको आगे जाके देख रहे होंगे। फॉर द कस्टमर्स विद हुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हैज़ बीन एग्रीड, तो क्या उनके लिए मुझे कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए? जिनको हमने कहा कि हम आपसे कोर्ट के बाहर मुकमुका कर लेंगे, तो क्या उन्होंने कुछ कहा है? क्या उन्होंने किसी तरह की कोई प्रोविजन रिकॉर्ड की है? उनको करनी चाहिए थी। बीइंग एन ऑडिटर क्या मुझे वो मांगनी चाहिए? इन्होंने बनाई है, क्या ये मिसस्टेटमेंट है? तो लिख दें। अगर आपको मैनेजमेंट किसी भी तरह की कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ये भी क्वालिफाइड ओपिनियन तक बात को लेके जाएगी। सर 10 नंबर के लिए उसने आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रोसीजर्स, ज़रा बता देंगे? हाँ जी। ऐसे ही आप इसको घुमा के टवर्ड्स गोइंग कंसर्न भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सवाल वाकई में ओपन है। तो आप इसको इसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट भी बता सकते हैं कि अगर तो कस्टमर्स आपसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं और किसी एक का भी क्लेम आपके ख़िलाफ़ आ गया तो फिर आपकी गोइंग कंसर्न भी डाउट पे जा सकती है। तो ये पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सवाल वाकई में ओपन है। स्टार्ट ही कर दें प्रोविजन से, सेकंड पॉइंट में डाल दें। तो अमाउंट ज़रूरी भी नहीं होती है, अमाउंट वाली भी होती है और क्वालिटेटिव भी तो होती है। या तो आप उसको क्वान्टिफाई करते हैं, बेंचमार्क को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो आप सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव, ये उसकी बात कर रहा था। कोई सवाल किस चीज़ को लेके? क्या कोई बात रिजॉल्व है? क्या कोई बात ऐसी है जो कि अच्छी हो? क्या कोई बात ऐसी है जो कि रिजॉल्व हो? क्या कोई बात ऐसी है जो कि हमने उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट की हो? हम तो अभी खुद डाउट में खड़े हुए हैं। याद रखिएगा, कैम हमेशा अच्छी बातों पे आता है, बुरी बातों पे नहीं आता। तो ये सारी बुरी बातें हो रही हैं यहाँ पे, कोई अच्छी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। कोई और सवाल? इसमें अदर मैटर क्यों नहीं आ सकता? ये उस वक्त आता है जब हम वो ऑडिट छोड़ के जा रहे होते हैं, विड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर हम लोग फंस जाएं, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हों और समझ ना कुछ आ रही हो, तो याद है एक स्पेशल केस था कि वहाँ से आप विड्रॉ करके चले जाते हैं। वहाँ पे अगर आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताएंगे कि हम विड्रॉ करना चाहते थे मगर हमें विड्रॉ करने नहीं दिया गया। तो ये सवाल वाकई में ओपन है, आप इसमें गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट उठा के फिट कर सकते हैं। डन सर? वो इशू वाले पॉइंट में जी सॉल्यूशन में सिर्फ मटेरियल लिखा है, हम सकते हैं एज अ मटेरियल और प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट। हाँ, अब अगेन सवाल खामोश है, सवाल बिल्कुल खामोश है। तो आप इसको दोनों एस्पेक्ट से बयान कर सकते हैं कि अगर ये मटेरियल है तो क्वालिफाइड होगा और अगर ये परवेसिव है तो एडवर्ड्स की तरफ खाने को लेके जाएंगे। डन जा सकते हैं। सवाल बहुत ओपन है ये वाला। हाँ जी। अगर मैनेजमेंट ने प्रोविजन को रिकॉर्ड कर दिया है तो क्या बीइंग एन ऑडिटर मुझे यूजर्स को वो चीज़ दिखानी चाहिए? अगर ये इम्पोर्टेंट और वाकई में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा फारूक भाई? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। कासिम भाई क्लियर है? फारूक, यासिर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ जी जी। किस में? अगर तो मैनेजमेंट ने रिजॉल्व कर लिया है, वो डिस्क्लोज कर दिया, तो उसको कैम डालना चाहिए। ज़रूरत नहीं है। दो बातें हैं, रिजॉल्व हो गया, अमाउंट पे हो गई है, चीज़ें सेटल हो गई हैं, उस वक़्त कोई प्रोविज़न नहीं है,
रिजॉल्व है, सब कुछ सेट हो गया है, वो कैम बनेगा। प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है, अमाउंट पेएबल है, नहीं पता कि आगे क्या होगा, वो जाएगा एम्फोसिस के अंदर। हाँ समझ नहीं आई। अगर पेड कर दिया है तो क्यों आएगा? आप डाल दें कि ये वाला एक इशू आया था और हमने उसको पेमेंट कर दी हुई है। उनको आपने कुछ बताना भी तो है ना भाई, उनके पैसे लगे हुए हैं, बात टेंशन की नहीं है, बात उनकी इन्वेस्टमेंट की है। नहीं वो बात और है। सर स्प्रिंग किस आते सवालों पे आते हैं। यू आर अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ EPL फॉर द ईयर एंड 31 जनवरी इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ ₹26 मिलियन। ये परचेज किया कब? 1 जनवरी को, फॉर फुलफिलिंग अ लार्ज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर फॉर अ फॉरेन कस्टमर। ये स्टैंडर्ड कौन सा? IS2। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इन द फॉरेन कंट्री, उसने ऑर्डर क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कब किया? 28 को। आपका जो बेंचमार्क है वो क्या है? PBT वो कितना है? 130 मिलियन। बताएं क्या क्या मसले रिपोर्ट करेंगे आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? सबसे पहले ये जरा मुझे बताइए, 26 मिलियन की जो इन्वेंट्री है, क्या अब ये किसी काबिल है? अगर तो बेच सकते हैं तो उसमें से कुछ खर्चे भी मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या मैं ये कह दूं कि इसमें आपसे IS2 टेस्ट कर रहा, लोअर ऑफ कॉस्ट, और मगर क्या वो आपसे NRV निकालने को कह रहा है? क्या उसने कोई आपको फिगर्स दी हैं? नहीं। तो आपने बस ये बता देना कि इस अमाउंट को आप टेस्ट करेंगे एज पर IS2 और उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे लेकर आएंगे। अगर तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है फिर कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं किया फिर मसला है। सर स्टेप 1, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड बाय मैनेजमेंट इज 20% ऑफ PBT। वाकई में कितना बन रहा था? 26 डिवाइडेड बाय 130 कहना जरा, 20%। क्या ये बात सही है? एंड ये मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही हेड से ताल्लुक रख रहा है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सर अगर तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, अब ये सवाल ओपन है, उसने नहीं बताया कि रिकॉर्ड किया या नहीं किया। अगर तो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है तो क्या होगा? अगर तो मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड कर दिया और सही से NRV की वर्किंग कर दी है तो रिपोर्ट मेरी ख़राब नहीं होगी। और अगर उन्होंने सही से रिकॉर्ड कर दिया है तो ये अच्छी बात है, एक रिजॉल्व लो आता है, मुझे बतानी चाहिए, मैं बता दूँगा, उसको मैं कैम में रख के बता सकता हूँ। अगर तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया और अमाउंट इफ इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड बाय मैनेजमेंट एंड इज़ नॉट कंसिडर्ड मटेरियल। पहले क्या था? रिकॉर्ड कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने साफ रिपोर्ट दे दी। इसमें क्या है? रिकॉर्ड नहीं किया और ये मटेरियल हम लोग इसको नहीं मान रहे, तो क्या होगा? हम उसको उठा के डाल देंगे लिस्ट ऑफ इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में और एंड पे देख लेंगे एग्रीगेट उसको क्रॉस कर रहा या नहीं कर रहा। और अगर वाकई में वो मटेरियल है, फिर इफ द ऑडिटर कंसिडर दिस एज मटेरियल, तो उसके बाद क्या होगा? हम एक क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। कौन सी? क्वालिफाइड देंगे। द ऑडिटर नीड्स टू इंक्लूड अ बेसिस, और वो सारी बात जो कि आपने पहले देखी है रिपोर्ट में, क्या क्या कहाँ पे चेंजेस आएंगी। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, 20% था, 20% ऑफ योर अकाउंट्स है, एक ऐसा एरिया है जो कि अपने अंदर एक अहमियत रखता है। तो आप इसको कैम बना दें। क्यों? एक रिजॉल्व मैटर भी है, साथ डिस्कस हुआ हुआ मैटर भी है। तो फिर हमने इसको इमटेरियल क्यों किया? एक केस में हाँ क्यों किया? I mean, कौन-सा को बताया? नहीं, हमने इसलिए किया कि अगर उन्होंने उसको सही से रिकॉर्ड कर दिया तो क्या होगा, नहीं किया है तो क्या होगा। और नहीं करने में चेक कर लिया कि अगर मटेरियल है या इमटेरियल है। तो सवाल ने आपको तीनों डायमेंशंस खोल के दे दिए, आप उसको बेहतर है कि इसी वे में प्रोड्यूस करें। स्टेप 1, एक सेकेंड, स्टेप 1 क्या था? मटीरियलिटी। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है कि अगर उसने उसको
मटेरियल काउंट क्या किया है, किया है और रिकॉर्ड रिकॉर्डेड बाय मैनेजमेंट विद रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, उसने उसको सही से रिकॉर्ड कर दिया, साफ रिपोर्ट। उसके बाद उसको मटेरियल नहीं माना और रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो उसको उठा कर डाल दिया हमने एक लिस्ट के अंदर और एंड में उसका देख लिया एग्रीगेट। चौथा क्या है, मटेरियल है, रिकॉर्ड नहीं किया तो क्वालिफाइड में चले जाएंगे। इसको ऑप्शन मतलब इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए वो पूरा मैप आपके माइंड में होना चाहिए। सर जा सकता है नहीं, दोबारा पूछना, रिजॉल्व हो गया नहीं, फिर नहीं आएगा। रिजॉल्व होना शर्त है, बहुत बड़ी शर्त है। हमने ये भी तो चेक करना है कि वो उसको क्रॉस कर रही है वो नहीं कर रही है। एक है आपने उसकी फिगर निकाल के बता दी है, आपने उसकी फिगर निकाल के क्वांटिफाई कर दिया है। एक होती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जिसमें आपने ये बताना होता है कि सामने सामने बज़ाहिर क्या लग रहा है, वो मटेरियल है या नहीं है। फिगर निकाल के उसके साथ आपने प्रूफ कर दिया, बात समझ आती है। मगर सवाल यहाँ पे भी ओपन था कि उन्होंने इसको क्या किया है, सवाल ने डिस्कस नहीं किया था, क्या उसको माना या उसने नहीं माना। तो आपने ये तीनों बातें वन बाय वन उसके सामने मेंशन कर दी हैं। हाँ जी, पॉइंट 2 ये सारे 2 हैं, कौन सी बात कर रहे हो, ये वाला? अच्छा ये अगर उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया तो सही रिकॉर्ड कर दिया ना। उसने आपसे क्या मांगा है, इम्प्लीकेशंस, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, वो आएगी कोर्स ऑफ एक्शन में आएगी, वो आएगी कोर्स ऑफ एक्शन में, वो उसका पार्ट ए है। आप वहाँ पे लिखें इस पॉइंट को। सर सर सारी शर्तें पूरी होना ज़रूरी हैं। क्या ये मैटर रिजॉल्व्ड है? बस रुक जाएं यहाँ पे, उसके लिए मुझे सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। नहीं होगा ही नहीं ना, एक चीज़ है ही नहीं तो मैं क्यों दूँ उसको कहना। उसके लिए सारी शर्तें डिटर्मिनेशन वाली पूरी करना मेरे लिए मस्ट है, सारी की सारी, कोई एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, स्टेलर लिमिटेड, स्प्रिंग 21, इसके बाद ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ SL, द मैनेजमेंट इन्फॉर्म दैट द ऑडिट टीम दैट इट्स लार्जेस्ट कस्टमर EL हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड कि अब वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और उसका एक्सपायर कब हो रहा है, 30 जून को। उससे हमें 70% के करीब सेल्स आती थी। मैनेजमेंट हैज़ द मैनेजमेंट हैज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट वो नेगोशिएशन में हैं और होपफुल हैं कि ये हमारे पास रिटेन हो जाए। कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है? गोइंग कंसर्न वाला। आपको याद है गोइंग कंसर्न में एक टेबल बना हुआ है, किस चीज़ का? एक कस्टमर है, सुनो ज़रा गौर से, जो कि 70% आपसे सेल्स करता है। कितने परसेंट? क्या मैं इसको मेजर कस्टमर कह सकता हूँ? वो छोड़ के जा रहा है और मैनेजमेंट अभी इसके बारे में खामोश है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेट कस्टमर, इतना बड़ा कस्टमर है या नहीं है। तो अगर ये छोड़ के चला जाए और अगर कोई ऑल्टरनेट कस्टमर ना हो तो क्या हमारी गोइंग कंसर्न डाउट पे होगी? मगर क्या वो वाकई में भी छोड़ के जा रहा है? अभी उसने कह दिया है, अभी स्टिल क्या है, अनसर्टन है, उसके साथ कुछ नेगोशिएशंस जारी हैं और कंपनी भी कोई ना कोई नया कस्टमर ढूंढ के इतना बड़ा लेकर आ सकती है, स्टिल वो क्या है, अनसर्टन है। तो अब यहाँ पे वो 4 बातें आपको खोलनी पड़ेंगी। ये वही 4 बातें जो कि आपने 570 में देखी थी। सवाल को मैं यहाँ पे क्लासीफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 705 के साथ मिक्स होके आ रहा है। आपके पास बुक है, ज़रा जाएँ 570 में, 570 में जाइएगा। 570 के अंदर आपको एक टेबल मिलेगा। पहुंच गए टेबल तक?
सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैनेजमेंट ने उसको फुली डिस्क्लोज कर दिया है, तो क्या करूँगा? अगर मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है तो मैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दूंगा। उसके अंदर मैं एक पैरा ऐड कर दूंगा, उसका नाम क्या होगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। पॉइंट 2, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? ये मिसस्टेटमेंट होगी, मटीरियल होगी तो क्वालिफाइड, परमिसिव होगी तो एडवर्स। गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है और फाइनेंशियल्स जो है वो इन अप्रोप्रिएट बेस पे बने हुए हैं, फिर क्या होगा? गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, मगर जो उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं वो उस तरह बनाए हैं कि गोइंग कंसर्न वैलिड है, तो क्या होगा? ये भी एक मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव है तो एडवर्स। मैनेजमेंट कहती है कि मैंने उसको एक्सटेंड फर्दर नहीं करना, तो स्कोप लिमिटेशन है और डिस्क्लेमर है। तो सॉल्यूशन में आपको यही 4 बातें मिलती हैं, मगर पैराग्राफ फॉर्म में। उसको मैंने वहाँ से उठा के इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सवाल कुछ नहीं था, सिर्फ आपसे ये टेबल डिमांड कर रहा था कि बताएं एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिससे एक अनसर्टेनिटी आ गई है, तो हम उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। नहीं, आपका डांस बड़ा अच्छा था, तो उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे होंगी। तो यही 4 बातें हैं, यही 4 बातें जो कि आपसे उसने 8 नंबर के लिए टेस्ट की हैं। तो उसे यही कहेंगे कि if ये है तो then ये। बिल्कुल इसको ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म में लिख दें, ये और ये। नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। उसने क्या पूछा है? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। उसने कोई रिस्क की बात आपसे नहीं की। तो दिस पॉइंट, वो ये और ये ब्रेक करनी। 5 3 हुए हैं, वो तो आप लोगों ने करने हैं ना। 5 3 हुए हैं, 5 15 20। इसके 2 सवाल हैं। ड्यूरिंग प्लानिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट, ऑडिट टीम डिसाइडेड टू विजिट थर्ड पार्टी प्रेमिसेस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूड एट ₹10 मिलियन। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग थर्ड पार्टी के वेयर हाउसेज में जाएंगे। कब? जब इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी? 10 मिलियन। थर्ड पार्टी हैज़ इन्फॉर्म्ड that because of some restrictions imposed by the government because of COVID-19 it has limited number of staff, और अब वो आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आएँ और आके हमारी इन्वेंट्री को वेरीफाई करें। ये सवाल आया था COVID-19 के आसपास की अटेम्प्ट में। However the audit team may visit the premises। वो कहते हैं सर आपने अगर आना है तो आप 31 अक्टूबर के बाद आ जाएं, उससे पहले हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर 2020। वो हमें कह रहे हैं कि आप अक्टूबर। कितना फ़र्क है? 1 महीने का। और इसी महीने में तो हमने इन्वेंट्री काउंट करनी है, वो हमें नहीं बुला रहे हैं। क्या मैं कह दूं कि ये स्कोप लिमिटेशन है? क्या कहूँ? मैं उनसे कहूँगा कि भाई क्या हमारे पास या क्या तुम्हारे पास कोई इसके हट के कोई ऑल्टरनेट मेथड है कि मैं तुम्हारी वेयर हाउस में इन्वेंट्री काउंट कर सकूं बगैर आए? क्या कोई कैमरे, कोई और चीज़, कोई फैसिलिटी, कोई वीडियो कॉल, कोई और ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? अब अगेन सवाल यहाँ पे भी ओपन है। वो नहीं बता रहा कि उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। सवाल ने आप पे छोड़ दिया कि सोचते जाएं और लिखते जाएं। सोचे भी खुद ही और लिखे भी खुद ही। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं 30 सितंबर पे उनसे ज़िद कर लूँ कि भाई मुझे जाना ही जाना, मुझे करना ही करना है, और अगर आप मुझे नहीं बुला रहे हैं तो मुझे कोई ऑल्टरनेट मीन्स दें, और अगर नहीं है तो मैं स्कोप लिमिटेशन कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप वेट कर लें अगर आप कर सकते हैं तो, और 31 अक्टूबर पे चले जाएं। अब अगेन सवाल खामोश है,
सवाल ने कोई स्पेसिफिक बात आपसे नहीं की हुई है। इसका आंसर सर ड्राफ्ट करते टाइम ना आपने कुछ बातों को ज़हन में रखना है। डिसाइड करें वेदर इट इज़ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू कंडक्ट इन्वेंट्री काउंट आफ्टर 31, कि क्या 31 जो वो कह रहे हैं कि आप अक्टूबर में आ जाएं, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है या नहीं है? तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? सवाल प्योर क्या यहाँ पे साइलेंट हुआ हुआ। अगर तो पॉसिबल है आप बाद में इन्वेंट्री काउंट कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट आफ्टर द डेट ऑफ एफएस, चेक करेंगे चेंजेस इन द चेक करेंगे चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ एफएस, यानी कि वही रिवर्स बैक वाली बातें। इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर कोई चेंज आ गया तो उसकी क्या क्या रीजंस थी, और उस इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी को मुझे चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 महीने के बाद आ रहा हूँ, तो उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना, रीजंस क्या क्या हैं उसके चेंजेस की, ट्रैक रखना, और अगर पॉसिबल है तब जाके मैं इसको फिजिकली काउंट कर रहा हूँ। और अगर पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो उनसे शीट्स लूँ, इंक्वायर करूँ मैनेजमेंट से कि क्या थर्ड पार्टी रेगुलरली अपनी इन्वेंट्री शीट्स बनाती है, वेदर क्या कोई डिस्क्रिपेंसी उन्होंने नोट की है, ऑब्टेन करो उनसे डाटा, वेयर हाउस का डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो। अब मैं गया नहीं हूँ, मगर मैं ये क्या लगा रहा हूँ, ऑल्टरनेट प्रोसीजर, ये क्या लग रहे हैं, ऑल्टरनेट बातें। तो ये तो है आपके कोर्स ऑफ एक्शन। इससे ऊपर क्या है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। अब इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी 10 मिलियन, और मेरे पास जो बेंचमार्क है वो क्या है, डिवाइड करें 10/75 करें ज़रा, 13 पॉइंट क्या आता है, 13.3। ये मटेरियल है मगर परवेसिव, और ये सिर्फ एक ही हेड को टारगेट कर रही है। तो ये बात क्लियर है? आगे आए। इफ़ द ऑडिटर इज़ एबल टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट, और वो हासिल कर ले सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो क्या होगा, एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो मुतमईन हो गया है कि सब कुछ सही है तो कोई मसला नहीं है। अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन। अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन। और अगर उसको 31 अक्टूबर के बाद भी जाने नहीं दिया गया तब भी क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन। मटेरियल है, हमने यहाँ पे उसको निकाल लिया है, तो हम ओपिनियन कौन सी देंगे, क्वालिफाइड, और उस क्वालिफाइड में एक वर्ड ऐड कर देंगे, कौन सा, पॉसिबल इफेक्ट्स का। तो 8 नंबर की ये बातें, 4 नंबर की ये बातें, और 5 नंबर के प्रोसीजर्स। अगर रिजॉल्व हो गया, उन्होंने आपको काम करने दिया और आपका उस पर सफिशेंट टाइम लगा, और ये चीज़ कम्युनिकेटेड थी, और ये एक रिस्की एरिया था, सारी अगर शर्तें पूरी हो रही हैं, और आप यूज़र को ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपका साथ दिया इन हालात में भी, अगर आप तारीफ़ करने के मूड में आ ही गए हैं तो आप कैम डाल सकते हैं। अदरवाइज़ कैम डालने की कोई हमें इतनी ज़रूरत इस पर नहीं पड़ेगी। डन। हाँ, वो अदर मैटर में आएगा। पार्ट बी, अ कंपेटिटर हैज एलिज्ड, ये क्या होता है वर्ड, एलिगेशन लगाना। तो एलिगेशन क्या होता है, बोतान लगाना। अच्छा, एलिगेशन क्या है कि कंपनी ने इन्फ्रिंज किया है पेटेंट राइट्स, इन्फ्रिंज है, वॉयलेशन की है, चोरी की है, कॉपी की है, एंड हैज़ टेकन लीगल एक्शन फॉर डैमेजेस ऑफ ₹500 मिलियन। इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइज़र्स ये बता रहे हैं कि कोई एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो उन्होंने कोई भी प्रोविज़न इस पर नहीं की। बताएं क्या करना चाहिए। उनकी इंटेंशन थी कि वो उसको फुली डिस्क्लोज कर देंगे। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिट हो रहा है,
37 प्रोविजंस वाली बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इतने सारे अकाउंटेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। हाँ जी, अकाउंटेंट्स की मेरे पास एक महफिल जमी हुई है, आपको छोड़ के अकाउंटेंट्स की। आइए इनको छोड़ें, IAS 37 क्या कहता है? क्या मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहला सवाल तो ये है। क्या क्या पॉसिबल है तो डिस्क्लोज कर देंगे, अगर प्रोबेबल है तो। अब इसका मतलब अगेन बताऊँ क्या है, ये सवाल ऑडिट का नहीं है, ये सवाल आपकी अकाउंटिंग का है। ये सवाल IAS 37 का वो पूछ रहा है आपसे। इसका ऑडिट से ताल्लुक़ कितना है? सिर्फ उसकी मटीरियलिटी और ओपिनियन कौन सी आएगी, पीछे की बेस कहानी क्या है, आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। तो जिसको IAS 37 सही वाला आता है वो इस सवाल को सही से अटेम्प्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली यस। तो IAS 16, 38, 36, 2, 10, 37 ये 6 स्टैंडर्ड्स आपको लाजमी आने चाहिए। और IAS 8 7 स्टैंडर्ड्स। 16 लिखते जाएं, 16, 36, 38, 10, 37, 2 कितने हो गए? 6 हो गए ना, 8 IAS 8 नहीं सर, IAS 8। तो ये तो वो स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ से वो नॉर्मल सवाल आपके लिए निकाल रहा होता है। हाँ, IFRS के अंदर जो उसको बहुत पसंद आ सकता है वो एक ही है, 16 लीज। रेवेन्यू है क्या आता है? नहीं, खुद को आता है। तो फिर अगर खुद को नहीं आता तो क्यों चाह देंगे वो उसमें से सवाल निकाल कर लाए? है नॉर्मली वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। आजकल IFRS 15 कहाँ पे? FR1 में, FR2 में? 2 में आ गया है। फिर तैयार हो जाए, फिर वो पूछ सकता है। अगर 2 में है ना तो वो नॉर्मली अज्यूम करता है कि बच्चा FR2 या तो साथ पढ़ा होगा या उसने पहले पढ़ लिया होगा। वो आज तक किसी को भी नहीं आई, मगर कोर्स का पार्ट तो है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे खड़े हुए ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अच्छा ये बताएं, 500 मिलियन कह रहा था और मेरे पास बेंचमार्क क्या है? ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ज़रा 500 को डिवाइड करें 75 पे, 667% ऑफ योर बेंचमार्क। द क्लेम इज 667 ऑफ योर बेंचमार्क। कितना है? 667। अगर तो ऑडिटर उनकी बातों से एग्री हो जाए, मुतमिन हो जाए, तब तो कोई मसला नहीं है, तब तो हम साफ रिपोर्ट दे देंगे, एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। हाँ, एम्फसिस डाल देंगे साथ यहाँ पे। अकाउंटिंग में जब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया होगा उस प्रोविजन को, तो वो प्रोविजन मुझे अपने यूज़र तक बतानी भी तो है। तो मैं किस तरह बताऊँगा? बाय एम्फसिस। तो वो डाल के हम उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्या रिपोर्ट अनमॉडिफाइड रहेगी? रिपोर्ट मेरी अनफॉर्चुनेटली मॉडिफाइड हो जाएगी। और अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता फिर क्या करूं? तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मटीरियल के साथ करूं या परवेसिव करूं? तो अगर वो नहीं मान रहे तो फिर मुझे एडवर्स की तरफ जाना पड़ेगा। इतनी बातें लिख सकते हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं सर, जब क्वेश्चन में लिखा है कि वो एग्री कर रहे हैं तो हम लोग ना मानने वाली बात प्रोविजन है ना।
अभी तो अनसर्टेनिटी वहाँ पे खड़ी हुई है। अच्छा जी, हम लोगों ने स्प्रिंग 22 से स्टार्ट किया था और 2020 तक आ गए हैं, ऐसा ही है। अब ज़रा तकरीबन लेटेस्ट सवाल देखते हैं ऑटम 22 का, जो आपकी बुक में नहीं है, या आपकी बुक में है मगर एंड पे लगा हुआ है एज अ मॉक, तो आप वहाँ से सवाल देख सकते हैं। वो भी कर लेंगे, ऑटम 22 कर लें। मुझे की बात बताऊँ, वो बहुत आसान आया हुआ। द क्लाइंट्स मैनेजमेंट हैज़ रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक क्लाइंट है आपका, सुने, एक क्लाइंट है आपका, वो आपको नहीं दे रहा क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। तो बताएं रिपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या आएगा। ये स्कोप लिमिटेशन है और ये हमेशा क्या होता है, परवेसिव। तो क्या होगा, विड्रॉ, नहीं तो डिस्क्लेमर। पार्ट सी, बेस्ड ऑन डिटेल असेसमेंट द मैनेजमेंट ऑफ वॉलमार्ट लिमिटेड बिलीव्स दैट WL मे नॉट बी अ गोइंग कंसर्न। मे नॉट बी अ गोइंग कंसर्न यानी कि क्या है, अनसर्टेनिटी। कॉन्सिक्वेंटली दे हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन लिक्विड, ये कौन सी बेस होती है, लिक्विडेशन बेसिस, जिसमें ये वैलिड होती है या नहीं होती है। हमारे हैं नहीं, लिक्विडेशन बेसिस का क्या मतलब है कि गोइंग कंसर्न वैलिड करके बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कितने हजरात कह रहे हैं नॉट वैलिड, तकरीबन आधी वहाँ, और कितने कह रही कि वैलिड नहीं है। बाकी एक काम करें, मोबाइल है, अभी सर्च करें, किसी के पास तो होगा, किसी के पास तो होगा। आपके पास अपनी USB है, हाँ जी, अभी चेक कर लें ताकि वंस एंड फॉर ऑल यहाँ पे सबकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो। व्हाट यू मीन बाय द टर्म लिक्विडेशन बेसिस। नहीं, नेट ही नहीं है, हाँ जी, वैलिड, वैलिड नहीं है, तो वो सही काम कर रहा, खुद से वो अनसर्टन है ही हैं। उन्होंने जो अपनी फाइनेंशियल्स बनाई हैं वो भी उस बेस पे बनाई हैं कि हम लोग आगे 12 महीने काम नहीं कर सकते। तो अब ये डाउट क्लियर हो गया सबको। सिंस द गोइंग कंसर्न assumption is not appropriate, the management has rightly prepared the financials on liquidation basis. फिर the auditor may be able to express an unmodified opinion, साथ क्या देगा वो, material uncertainty regarding गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ। और क्या कोई इम्पैक्ट कैम्प पे आएगा, कैम्प पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये बात हम कैम्प में नहीं लिखते हैं, इसका एक अपना इंडिविजुअल पैराग्राफ होता है जो कि हम 700 में लिखते हैं। याद है 700 में 3 पैरास थे, कैम्प, गोइंग कंसर्न और अदर इंफॉर्मेशन, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और इनको हम कहते थे ये हैं स्पेशल पैराग्राफ्स, जो कि कभी आ सकते हैं और कभी नहीं आ सकते हैं। तो इनका आना या ना आना इसका रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब आप लोगों ने काम करना है, इसका पार्ट B ज़रा सॉल्व करना है। क्या तो अच्छी बात है ना, उन्होंने वो काम किया है जो कि लोगों को कम धोखा देगा। उनको अंदर खाते पता है कि हम लोग नहीं चल पाएंगे, स्टिल दे आर होपफुल अबाउट, कोई रिमोट परसेंटेजेस हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया है, गलत काम नहीं किया। गलत वो कब करते हैं, जब वो अकाउंट्स बनाते। हाँ सर, पार्ट B ज़रा कीजिएगा। उससे मांगे नहीं है, हाँ वो लगाएगा, वो अपना काम पूरा करेगा, तो उससे कहेगा इसको चेंज करें। चेंज नहीं करेगी तो मिसस्टेटमेंट होगा, कर देगी तो साफ रिपोर्ट हो जाएगी।
सर पार्ट बी ज़रा देखिएगा और कीजिएगा, आपके पास 5 मिनट है। आपने मुझे बताना है इसके रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। पावर जनरेशन लिमिटेड, पावर जनरेशन लिमिटेड, जी पार्ट बी। एक कंपनी है PGL हैज़ यूज्ड द फ्यूल प्राइस एज एट 30 जून टू वैल्यू इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। कंसिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ फ्यूल हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 750। ये हुआ है बाद में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 2000 मिलियन। क्या करूँ उसका मैं? इन्वेंट्री उसमें से वो आगे 750 पे आगे, ठीक है आगे। हाँ जी ठीक है ठीक है, उसके बाद ये बताएं फ्यूल प्राइस, एक सेकेंड। द वैल्यू ऑफ फ्यूल इन्वेंट्री हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 750। ये हुआ है बाद में। ईयर एंड पे कितनी होगी? 500। अगर वो बढ़ गई है तो क्या इस 500 को हम बढ़ाएंगे? वो होती है हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे, तो वो उतनी की उतनी रहनी चाहिए, ये रीवैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि अगर तो उन्होंने 500 पे रखा हुआ है फिर तो सही है, और अगर बढ़ा दिया है फिर मसला है, फिर मसला है। डन। यहाँ पे क्या कह रहा है? उधर ही जा रहा हूँ मैं। इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये बात हमें पता है। इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी, जो कि वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है। द इफेक्ट ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन बाय 250 विच इज 10% ऑफ द PBT सिंस द एफर्ट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल सेट। तो अगर उसने चेंज कर दिया तो फिर ये क्या होगा? मटीरियल। अगर उसने चेंज किया है तो, और अगर नहीं किया फिर तो मसला नहीं है। तो अगर कर दिया है मटीरियल और क्वालिफाइड, और अगर नहीं किया तो अनमॉडिफाइड। क्या इसका इम्पैक्ट कैम पे आएगा? सवाल की एक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि मुझे बताइए कैम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। कैम पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सॉल्यूशन कह रहा क्या आएगा? सॉल्यूशन जब आप इसका देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैम पे इसका इम्पैक्ट आएगा, कैम पे इसका इम्पैक्ट आएगा, मगर नहीं आता। तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना। डन। अवेलेबल तो है ना, अवेलेबल तो है। अगर आप ये अज्यूम कर लेंगे ये, हाँ नहीं क्वालिफाइड है भाई, नेगेटिव पार्ट नहीं आता ना कैम में, ये तो मसला है। अरे नहीं देना होता भाई, वो एम्फोसिस में होता है शहजादे। सर मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, ज़रा सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपने लिखना भी है साथ साथ। कुछ बेसिक से सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। ये ऑटम 12 का सवाल है, सुने ऑटम 12 का सवाल है। आपके पास हर पार्ट के लिए सिर्फ सोचना है, 3-3 मिनट है, कुल मिला के 10 मिनट।
सोच लें फिलहाल, सिर्फ सोच लें, ए पार्ट, बी और सी पार्ट। आपने मुझे बताना है रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस, बस ए, बी और सी। इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे भी फंसते हैं इसका मतलब है कि फिर आपके कॉन्सेप्ट में मसला है। क्या? हाँ चलेगा जी। इसको पॉज कर दें, स्टार्ट। 20% ऑफ द कंपनीज टर्नओवर कंप्राइज ऑफ कैश सेल्स, यानी कि 100 में से 20% की कैश सेल्स हैं, तो क्या होगा 80% की क्रेडिट सेल्स होंगी। प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कैश सेल्स हैज़ नॉट बीन मेंटेन, रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है। कंसिक्वेंटली हुआ ये, द ऑडिट टीम वॉज अनएबल टू डिज़ाइन द प्रोसीजर्स टू वेरीफाई द कैश सेल्स। हमने कैश सेल्स को वेरीफाई नहीं किया, नहीं कर पाए। यासिर भाई क्या करेंगे? 20% कैश सेल्स को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? एक चीज़ आपके पास है ही नहीं, एक चीज़ है ही नहीं, तो वो देगा क्या? हाँ कुछ देगा। प्रॉपर रिकॉर्ड से मुराद है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो है ही नहीं। प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन ही यासिर भाई नहीं किए हुए, दिस इज स्कोप लिमिटेशन। तो अगर स्कोप लिमिटेशन है और 20% है और एक हेड से ताल्लुक़ रखती है, तो ये मटीरियल होगी। तो अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं? नहीं, मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेट की तरफ जाऊंगा। आई विल गो फॉर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। अगर वो भी नहीं मिल पा रहे हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन, कौन सी वाली? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स वाली। क्या? आ सकती है। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स एसेट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये क्या होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। However, all the required disclosures have been included in the notes to the financial statements. सब कुछ सही किया हुआ है, साफ रिपोर्ट दे दूं? कुछ बताऊं साथ? एम्फसिस में हम ये बात कर सकते हैं कि उन्होंने उसको चेंज किया है, तो ओपिनियन मॉडिफाई मगर रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है। The previous year's financial statements were audited by another firm. अदर मैटर पर इस दफ़ा हम अपनी रिपोर्ट में क्या ऐड कर देंगे? एक अदर मैटर, जिसमें हम ये बता रहे होंगे कि इनका ऑडिट लास्ट टाइम हमने नहीं किया। पार्ट ए क्लियर नहीं हुआ। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड में तो नहीं आएगा, और ना ही हमारा मसला है। क्या उनके पास रिकॉर्ड्स बने हुए, तो क्या वो हमें दे सकते हैं? तो आप ज़रा खुद बताओ किस में से आएगा। ये वो लिमिटेशन है जो कि उन्होंने इम्पोज की है, तो नहीं दे रहे हैं। बने हुए नहीं दे रहे, ये भी आता है। बनाए नहीं है, तो अगर एक चीज़ है ही नहीं तो मैं प्रोवाइड कैसे करूं आपको चेक करने के लिए? हाँ जी, इनमें कोई मसला है? कोई मसला?
मैं एक बात आपको बता दूं, ये सवाल कब का है? कैम कब आया था? कैम आया था ऑटम 16 की अटैम्प्ट में फर्स्ट टाइम। ऑटम 16 या स्प्रिंग 17 की वो अटैम्प्ट थी जहाँ से कैम आया था सवालों में, उससे पहले कैम नहीं होता था। फर्स्ट टाइम कैम का जो स्टैंडर्ड बना था वो 16-15 में बना था। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ भाई की बात पे कि 16 से पिछले सवालों में आपको कैम नहीं मिलेगा। हाँ, आपको लगेगा कि ये चीज़ कैम में जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने कहाँ पे उसको क्लासिफाई किया होगा? एम्फोसिस के अंदर, तो आपने वहाँ पे परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, हाँ आप दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सवाल अगर आप आए तब भी हमने यही बात करनी है, ये फिर भी कैम नहीं है, क्योंकि ये एक रिजॉल्व मैटर नहीं है, मसला है, नेगेटिव बात है, हमारा स्कोप लिमिट हो रहा है, कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोई हमारे लिए अच्छी वर्किंग करके नहीं रखी हुई, ये एक ख़राब बात है। तो आप किस में बात? चले बी पार्ट की बात कर लेते। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में वो कह रहा है कि हमने मेथड चेंज किया है। मेथड चेंज करने से अगर तो कंपनी को बहुत ही कोई अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिल रहे हैं, आपका रीज़नेबल टाइम लगा है, आपने उसको सही से इवेलुएट किया है, कम्युनिकेटेड है, सब कुछ उसकी क्राइटेरिया में फ़िट हो रहा है, तो कैम बना दें। अगर नहीं फ़िट हो रहा तो फिर कहाँ पे लेके जाएंगे? एम्फोसिस के अंदर। तो ये भी तो है, इतनी इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट जो आपके प्रॉफिट पे आएगा वो किसने डील करना है? ये मतलब क्या ये बस चेंज कर दिया तो कहानी खत्म हो गई? आगे सेट क्या है? तो ये क्या है? जब आपसे वो इम्पैक्ट पूछ रहा है ना, तो इम्पैक्ट वाले पॉइंट में कैम वाली बात आती है। तो अनमॉडिफाइड भी एक रिपोर्ट है ना, अनमॉडिफाइड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना, तो कैम वाली बात आप वहाँ पे लिखेंगे ज़रूर। अगर आपको लगता है कि कैम आना चाहिए तो आप लिख दें, मगर इसमें कैम बनता नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, बेलुगा लिमिटेड, ऑटम 19, इसका पहले पार्ट भी देखते हैं, पार्ट 2। ऑन 20 सितंबर 2019 वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ BL caught फायर डिस्ट्रॉइंग एंटायर इन्वेंट्री, फर्नीचर, फिक्सचर और इक्विपमेंट, सब कुछ उसका तबाह बर्बाद हो गया। द बुक वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रॉयड एसेट्स एट द टाइम ऑफ द फायर वॉज ₹100 मिलियन। उन्होंने क्लेम लॉन्च किया हुआ किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। क्या क्लेम मिल गया? क्या मिल जाएगा? कोई पता नहीं। ये एक अनसर्टन सी चीज़ है, ये एक अनसर्टन सी चीज़ है। अच्छा, क्लेम किस चीज़ पे मांगा गया? एसेट्स के ऊपर। अगर एक कंपनी के 100 मिलियन के एसेट्स जल जाएं, क्या गोइंग कंसर्न बरकरार रहती है? और अगर उसके एसेट्स 100 मिलियन के हों, 100 मिलियन के, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? 100 मिलियन के। देखिए ना, 100 मिलियन है, उसका PBT क्या है? 500 मिलियन। तो यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 500 क्या आता है? ये 20%। और अभी हमें पता नहीं है कि इंश्योरेंस वाले पैसे हमें देंगे या नहीं देंगे, और क्या हम गोइंग कंसर्न होंगे या नहीं होंगे, अब इसके ऊपर डाउट है, अनसर्टेनिटी आ गई है। तो इस तरह का सवाल थोड़ी देर पहले क्या देखा था, अनसर्टेनिटी वाला, वो 4 बातें हैं, वो 4 बातें। अगर तो रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया हुआ है तो साफ रिपोर्ट अलॉन्ग विद पैराग्राफ कौन सा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। अगर डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो ख़राब रिपोर्ट, वो जो हमने अभी टेबल देखा था, जो 570 में टेबल लगा हुआ है 705 के साथ वाला, वो चारों बातें आपने यहाँ पे उठा कर लिख देनी है। अगर 50-60% हो फिर कैसे? सर एसेट्स हैं 100 मिलियन, बात आपकी सही है,
चलें मान लेते हैं कि ये गोइंग कंसर्न को हिट नहीं कर रहा, मगर क्या उन्होंने क्लेम मांगा हुआ है? क्लेम मांगा हुआ ना, क्या क्लेम मिल गया? नहीं। इसकी फिर आप रिव्यू रिकॉर्ड कर लें। तो अगर आप ये अज्यूम कर लें कि मेरी गोइंग कंसर्न इससे डाउट पे जा सकती है तो वो टेबल आ गया, और अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई नहीं ये एक मिसस्टेटमेंट है तो फिर आप उसको उस एंगल से भी लेके जा सकते हैं। सवाल अगेन ओपन है, देखते हैं इन्होंने खुद ने क्या किया हुआ है, देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये देखें, ये कौन से वाला था? ये है ना? सर इतने एग्जामिनर सोचते हैं कि इसमें ये लिखा है ये होगा, इतने सिनेरियो सोच भाई वो दोनों बात कर रहा है आपसे। आंसर शीट में तो उसको देखिए। सिंस द इवेंट अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल्स, और अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है? मटेरियल है, तो ये आपको बतानी चाहिए। ये आप पर ये बात आ गई। उसके बाद वो कहता है कि वी विल ऑल्सो नीड टू डिस्कस द एडवोकेसी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, क्या वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगेन वो दोनों बातें यहाँ पे कर रहा है आपसे, और आपको भी दोनों बातें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से वो लिंक करवा सकता था गोइंग कंसर्न को, उससे लिंक नहीं करवाया। हाँ, अगर इसके 1400 मिलियन ना होते, कम होते, तो फिर इसकी हिट होती थी। तो अगेन सवाल तकरीबन ओपन एंड से आया है, आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप एग्ज़ाम में फंस जाएं, ना समझ आ रहा हो कि ये मटेरियल है, ना समझ आ रहा हो कि ये परवेसिव है, तो फिर एक सियासी आंसर कर दें। इफ़ मटेरियल तो ये, इफ़ परवेसिव तो इस तरह की बात होगी। अच्छा जी, कुछ सवाल आपके लिए निकालते हैं इंटरेस्टिंग सा, जिससे आपके 14 तक रोशन हो। नहीं होते 14 है ना। आंसर स्कीम में जो आपको IQ देता है वो कहता है सजेस्टेड है, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये फाइनल है। हैं? स्प्रिंग 14 बताता हूँ, 1 2 3 4, आपके पास 10 मिनट है, सोचना है। यू हैव 10 मिनट्स, थिंक ऑन इट। स्प्रिंग 14,